जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे हिंदी एकेडमी पर। दोस्तों हम पीवाईक्यूज की क्लासेस कर रहे थे। पीवाईक्यूज में हमने यूनिट 2 के भक्ति काल तक पूरे पीवाईक्यूज लगा लिए। आज हम रीतिकाल के पीवाईक्यूज लगाएंगे, ठीक है। आप लोगों को पता ही है, जो लोग डेली क्लास देख रहे हैं उन लोगों को पता है कि हम पीवाईक्यूज को यूनिट 2 के टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज हम लगा रहे हैं, क्योंकि 2018-2025 तक के सारे पीवाईक्यू हम सोल्व कर रहे हैं। तो पीवाईक्यू ज़्यादा होने के कारण हम उनको टुकड़ों में बांट बांट कर देख रहे हैं, ठीक है। आज रीतिकाल के पीवाईक्यूज हम लगाएंगे। रीतिकाल के पीवाईक्यूज आज हम लगाएंगे और 2018 से 2025 तक के सारे पीवाईक्यू रीतिकाल में देखेंगे कि रीतिकाल में किस तरीके से क्वेश्चन आए और कैसे हमें तैयारी करना है। ये पीवाईक्यूज क्यों लगा रहे ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि देखो, आप चाहे न्यू हो या आप चाहे ओल्ड हो, जिसने पीएचडी की एग्ज़ाम निकाल रखी है या फिर आपने नेट की निकाल रखी है, जीआरएफ दे रहे हो, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बेहतरीन काम की चीज़ है। क्योंकि जितनी बार पीवाईक्यूज को सोल्व करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आप लोगों का लिए फ़ायदेमंद है ये चीज़ें, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं आज, इसमें रीतिकाल के पीवाईक्यूज को सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। प्रमुख प्रवृत्ति का मतलब किस तरीके की रीति मुक्त कविता लिखी जाती थी, है ना, किस तरीके की उनकी प्रवृत्ति थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्वानुभूति और स्वच्छंदता क्या उनकी ये थी, क्या क्या अलंकृति था, क्या विरोध विचित्र था, या विरातिरिक्त था। इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है। अगर आप लोगों ने रीतिकाल को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है कि रीति मुक्त कविता की, देखो, रीतिकाल को भी फिर अलग अलग भागों में बांटा, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध, इस तरीके से अलग अलग भागों में रीतिकाल हमें देखने को मिलता है। तो रीति मुक्त कविता की जो प्रमुख विशेषता है वो स्वानुभूति और स्वच्छंदता है। क्या है? स्वानुभूति और स्वच्छंदता हमारे रीति मुक्त कविता की प्रमुख विशेषता में देखने को, या प्रमुख प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है, स्वानुभूति और स्वच्छंदता, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि सीख सिकाई न मानती है। देखो, पंक्ति पढ़ना, सीख सिकाई न मानती है, बरही बस संग सकीन के आवे, खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कत जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलिन क्यों, रही के कही कौन सवा दही पावे, कौन परी यह बानी, अरि नित नीर भरी गगरी डर कावे। यह संविया में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त किया गया। यानी इन पंक्तियों में ये जो संवैया दी गई ऊपर, इसमें जो नायिका है उसकी सखी का कौन सा भाव इसमें व्यक्त किया गया, कौन सा भाव आपको महसूस हो रहा है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बताना है। तो बताइए कि ऑप्शन नंबर इसमें अनुराग है, क्रोध है, उपालंब है या ईर्ष्या है। आपको ऑप्शन नंबर बी में बताना कौन सा उसकी सखी का भाव यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो आप लोगों को पता है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, उपालम इसमें हमें महसूस हो रहा है। कौन सा भाव महसूस हो रहा है? उपालम, है ना। इस पंक्तियों को आप 2 से 3 बार पढ़ा करो ताकि ये पंक्तियां याद रहे कि हाँ ये रीतिकाल की पंक्तियां हैं। कभी ये भी पूछ ली जाएगी कि किस काल के कवि की पंक्तियां हैं, तो कम से कम याद रख पाओगे कि ये हमारे रीतिकाल के कवियों की पंक्तियां हैं, ठीक है। सीख सिकावी न मानती है, बर ही बस संग सकीन के आवे, खेलत खेल नए जल में, बिना कराम व्रत कत जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलिन हो, रही के कही कौन सवा दही पावे, कौन परी यह बानी अरी, नित नीर भरी गागरी डरकावे। तो इस तरीके की पंक्तियाँ आती है। उस पंक्तियों में नायिका की सखी का क्या भाव है, नायिका का क्या भाव है, किसकी पंक्ति है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको रीतिकाल में देखने को मिलेंगे। फिर आता है रीतिकाल में अगली पंक्ति हमारी कि राजनीति के रूप में रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव में क्या था। ये क्वेश्चन आपको बताना है, मतलब चरम पे था, उत्थान पे था, विस्तार पे था, किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर आंसर फिट हो रहा है ये आपको बताना है। राजनीति रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के क्या चरमोत्कर्ष युग का था, क्या उत्थान का युग था, क्या विस्तार का युग था, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग था, कौन सा युग था। तो आप लोगों को जब मैंने बताया था, मैंने अच्छे से बताया था कि देखो, रीतिकाल में लगभग मुगलों का
बहुत चरम आ चुका था। अब वो उत्तरोत्तर ह्रास और धीरे धीरे पतन की ओर चल रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा डी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा ना। तो राजनीति रूप में रीतिकाल मुगलों के शासन के विभव के जो थे वो चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग था। ये आपको जब पढ़ते हो तो अच्छे से पता होता है कि हाँ ये किस तरीके का युग था, है ना। फिर हमारे पास आता है कवि ठाकुर ने किस राजा को कटु वचन कहने पर म्यार से तलवार निकाल ली और कहा था मतलब आगे पंक्तियां है ना, या यहाँ से पंक्तियां स्टार्ट हो रही है। यहाँ तक क्या हुआ कि कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली थी। यानी कवि ठाकुर ऐसे थे जिन्होंने एक राजा के कटु वचन कहने पर अपनी तलवार से म्यान से तलवार निकाल ली थी। जो तलवार जिसमें रखाई जाती है, जिस कवर में, उसको म्यान कहते हैं ना। तो उन्होंने फिर उसके बाद निकालने के बाद कहा था कि सेवक सिपाही हम उन राजपूत के दान जुरेबी में नेकू जे न मुरके नीत दिन वारे है मही के मही पालन को ही के विरुद्ध है तनको नहीं डर के ठाकुर कहतु हम बेरी बे कफून के जालिम दमाद है अदानिया ससुर के चोजिन के चोजी मोजिन के महाराज हम कविराज है मैं चाकर चतुर के। मतलब इसमें उन्होंने कहा कि देखो हम तुम्हारे गुलाम नहीं है महाराज, है ना, हम हमारी दुनिया के राजा है, बादशाह है, हम हमारी दुनिया के, ना। तो इसमें क्या कहा गया कि अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर ने निकाली थी वो तलवार, और ये पंक्ति कही थी जगत सिंह ने निकाली थी, राजा पारीक्षित ने निकाली थी, या फिर महाराजा उदय नारायण सिंह ने निकाला था। आपको बताना कि इसमें से किस व्यक्ति ने वो तलवार अपनी म्यान से निकालकर ये पंक्ति कही थी। ठीक है। तो ये कहा था गिरी उर्फ मोहम्मद बहादुर कि उसमें उन्होंने कहा था, क्या कहा था कवि ठाकुर ने कि भाई देख तेरे गुलाम नहीं है, हम हमारे खुद के एक स्वतंत्र व्यक्ति है, हम जो चाहेंगे वो लिख सकते हैं। ये चीज़ें उन्होंने कही थी अनूप गिरी उर्फ मोहम्मद बहादुर के उसमें उन्होंने कहा था, है ना। आपको रीतिकाल में पंक्तियां बहुत बड़ी बड़ी मिलेगी। यहाँ पर क्वेश्चन ही बड़े आते हैं ना, इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन आए हुए बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो इनको 2-3 बार 4 बार पढ़ना होता है, जब जाकर हमें समझ में आता है कि क्या कहना चाह रहा है। देखो, किसुंज पुंज के फूले रहे सु लगी उर दो जू वियोग तिहारे मातो फिरे न घिरे अब लागनी पे जान मनोजियो डारत मारे हवे अभिलाषिन पात पिरात कहूँ हित सुल उसासर डारे हे पित छार वसंत दहूँ घन आनंद एक बार हमारे। इन पंक्ति में भावाभिव्यंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त किया गया, यानी कि ये जो पूरी पंक्ति दे रखी है 4-5 पंक्ति, इन पंक्तियों में भावाविभाव व्यंजना यानी कि आपके भाव जो है, उस कवि के जो भाव है उसकी क्या क्या चीजें यहाँ पर दे रखी, कौन कौन से भाव इसमें व्यक्त किए गए कवि के, ये पूछ रहा है कुल मिला के ना। तो क्या युक्ति विचित्र दिया हुआ है, उक्ति विचित्र, क्या उक्ति चमत्कार दिया है, क्या युक्ति विपर्य दिया है, या फिर युक्ति सादृश्य दिया है। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन में से बताना कौन सा ऑप्शन सही है। 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हो सकते हैं, 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही होगा। इसमें हमें क्या दिखाई देता है, युक्ति वैचित्र दिखाई देता है, युक्ति चमत्कार दिखाई देता है, और युक्ति विपर्य दिखाई देता है ना, युक्ति विपर्य दिखाई देता है। ये चीजें हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाता। क्या सही हो जाता? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाता। रीतिकाल के सारी रचनाओं, सारे क्वेश्चन इतने ही टफ आपको मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि सर क्या इतने टफ क्वेश्चन आते हैं, हमें तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे भाई ये सब PYQ से ही है। 2018 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते। अब उन्होंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके, पंक्तियां तो अभी भी देता है वो, अब डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि ये पंक्तियां किसकी है। अब वो थोड़े भाव वगैरह ये कम पूछता है, लेकिन पूछता तो अभी भी है ना। इसलिए ये चीजें तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। इस काल मतलब रीतिकाल और ये चीजें हमें यहाँ से इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं।
अब आपको सुमिलित करना है, एक तरफ रचनाकार है, एक तरफ उनकी रचना है ना। आपको बताना कौन किसकी रचना है। शिवराज भूषण, छत्र प्रकाश, वीरा वारिस और काव्य निर्णय, ये रचना एक तरफ है, एक तरफ रचना की का प्रतिपादन किया है वो है ना। तो आपको बताना है कि क्या हमारा सही है। तो शिवराज भूषण जो है वो किस में लिखी गई है, अलंकार निरूपण में लिखी गई है। किस में लिखी गई है, अलंकार निरूपण में। तो चौथा पहले नंबर पे आएगा। फिर आता है छत्र प्रकाश। छत्र प्रकाश जो हमारी है वो जीवन चरित, छत्र प्रकाश आपको पता है छत्रसाल की जीवन चरित है, छत्रसाल प्रकाश है ना, उनका जीवन चरित लिखा है, तो ये जीवन चरित है मेरे भाई। वीरा वारिस जो है, वीरा वारिस हमारा रीति स्वच्छंद स्वच्छंद वृत्ति है, रीति स्वच्छंद वृत्ति है, तो ये तीसरे पर आएगा। और फिर हमारा आता है काव्य निर्णय। काव्य निर्णय क्या है, सर्वांग निरूपण है, सर्वांग निरूपण रचना का प्रतिपादन इसमें किया है। तो ये इस तरीके से हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा 4 3 2 1 सही आंसर होगा। क्या 4 3 2 1 आ रहा है क्या, 4 3 2 बिल्कुल आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, एक तरफ रचनाएं और एक तरफ उनका रचना का प्रतिपाद्य जो है वो बताया था कि भाई शिवराज भूषण जो तो अलंकार निरूपण है, छत्र प्रकाश जो है तो वो जीवन चरित लिखी गई है, वीरा वारिस जो है तो वो अपनी रीति स्वच्छंद वृत्ति है, काव्य निर्णय जो है सर्वांग निरूपण के ऊपर चीज़ें कही गई है। तो इस तरीके से आपको बताना था, ठीक है। ये चीज़ें जब आप पढ़ते हो तभी आपको समझ में आ जाती है किस तरीके से। फिर एक तरफ रचना और एक तरफ रचनाकार दिया, अब आपको बताना कि कौन सी रचना किस रचनाकार की है, ठीक है। तो एक तरफ रचना दे रखी है कि रस सागर, रस चंद्रोदय, रसराज और रस रत्नाकर। देखो एक नाम से स्टार्ट होने वाली सारी रचना दे दी, रस सागर, रस चंद्रोदय, रसराज और रस रत्नाकर, है ना। तो अब तो मुझे लगता है कन्फ्यूजन आपके दिमाग में होना ही नहीं चाहिए कि क्या है। आपको भी पता है कि रस सागर जो है श्रीपति की है, किसकी है, श्रीपति की है। रस सागर किसकी है, श्रीपति की है। रस चंद्रोदय जो रचना है वो आपको पता है कविंद्र की है, किसकी है, कविंद्र की। कविंद्र को कविंद्र भी कहा जाता है, याद रखना, कविंद्र भी कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है रसराज। रसराज हमारी किसकी है, रसराज मतीराम की है, ये आपको पता है, रसराज मतीराम की है। और फिर आता है रस रत्नाकर, किसकी है, सोमनाथ की, किसकी है, सोमनाथ की, ये आपको पता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी रचनाएं हैं यहाँ पर। ये हमारी रचना है ना। तो इस तरीके से हमारी रचना आएगी। आपको पता है कि पहले नंबर पे पांचवा आएगा, तो पांचवा कहाँ पर है, एक ही जगह। देखो आपको सब याद ना रहे ना, तो कम से कम एक चीज़ याद करने से भी आप यहाँ पर आंसर सही कर दोगे। कि अगर ये याद रहता कि पहले जो पहला क्वेश्चन पहला आंसर है, मतलब पहला जो टॉपिक है उसका हमारा श्रीपति आएगा, तो श्रीपति यहाँ पर पहले पे पांचवा एक ही आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। इस तरीके से भी आप लगा सकते थे, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की या ज़्यादा दिमाग लड़ाने की यहाँ ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है। रस सागर किसकी है, श्रीपति की है। रस चंद्रोदय किसकी है, कबींद्र की है। रसराज किसकी है, मतीराम की है। और रस रत्नाकर हमारी सोमनाथ की है। ये हमारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है रीति मुक्त कविता की विशेषता। देखो मैं पहले बोल चुका हूँ रीतिकाल की तीन प्रमुख विशेषताएं। रीतिकाल की तीन प्रमुख विशेषता क्या है, रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, इस तरीके से तीन है। अब रीति मुक्त की जो विशेषता यानी कि इस काल में किस प्रकार की रचनाएं लिखी गई है वो यहाँ पर उन्होंने पूछा है। तो एक वन बाय वन करके देखते क्या क्या यहाँ पर है। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य, बिल्कुल सही बात है, यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य, ऑप्शन नंबर ए सही है। यह मूलभूत आत्म प्रधान व व्यक्तिगत है, ये भी सही है। यहाँ पर हमें मूलभूत आत्मगत और व्यक्तिगत भाव हमें देखने को मिलता है। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, ये बात भी सही है। ये सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त वाला रीति मुक्त का नाम ही है, रीति मुक्त यानी रूढ़ियों से मुक्त। अभिव्यंजना में यह अभिधात्मक है, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर एक दो तीन कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। आंसर क्या आता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। अब हम देखते हैं कुछ पंक्तियां हमारे पास है, उन पंक्तियों से हमें बताना कि इसमें नीचे क्या आ रहा है। घोर घोर जिय घोरी घोरी, नहीं कैसे रहे जल जाल के बांधे। इस उपयुक्त काव्य पंक्ति में स्त्री की किस मनस्थिति का संकेत किया, यानी स्त्री की किस मनस्थिति का, यानी कि वो दुखी है या
पीड़ा से मुक्त हो गई, पीड़ा के आनंद में वो मतलब खुश है, किस प्रकार से उसका है ना। ये चार नीचे ऑप्शन दिया गया है कि दुखातिरेक है, दुख का कम होना है, पीड़ा में आनंद की अनुभूति है, या पीड़ा से मुक्त का उपक्रम है, क्या है। तो आपको बताना है घोर घोर जिय घोरी घोरी, नहीं कैसे रहे जल जाल के बांधे, यानी ये दुखातिरेक का हमें बोध हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। क्या आता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है 10वां क्वेश्चन आता है। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां क्वेश्चन में भी ऊपर कुछ क्वेश्चन है, नीचे कुछ पंक्ति दे रखी है। उसने कहा भारत में अंग्रेज के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में एक कविता पढ़ी थी। अब आपको ये बताना कि ये जो कविता पढ़ी थी ये पद्माकर ने किस राजा के दरबार में पढ़ी थी, ठीक है। ये चीजें बताना। इसमें क्या है कि मीनागढ़ बंबई समुद्र मंदराज बंग, देखो कविता क्या है, मीनागढ़ बंबई समुद्र मंदराज मंग, बंदर को बंद करी बंदर बसाओगे, कहे पद्माकर कसमी काश्मीर हूँ को पिंजर सो घिरे को कलिजर छुड़ाओगे, बाका नपदौलत अलीजा महाराज कबो, साजी दल पकड़ी फिरंगिन दबाबोगे, दिल्ली दहपट्टी पटना हूँ को झटपट करी, कबहू लता कलकत्ता उड़ाओगे। यानी ये पूरा उन्होंने बताया कि भाई अंग्रेजों ने किस तरीके से यहाँ पर शासन कर रखा है। तो किसके दरबार में पद्माकर ने कहा था, ये कहा था दौलत राव सिंधिया के दरबार में कहा था उन्होंने। ये पंक्ति पद्माकर ने दौलत राव सिंधिया के दरबार में कही थी, है ना, ये पूरी पंक्ति। तो ये पंक्तियाँ याद रखो, किसने कही थी, किसके दरबार में कही थी। अभी तो उसने ये पूछा कि ये पद्माकर ने किसके दरबार में गई थी, कल से ये पंक्ति देकर ये पूछ लिया जाता है कि दौलत राव सिंधिया के दरबार में ये पंक्ति किस कवि ने कही थी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पीवाईक्यूज को ही घुमा फिरा कर क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में, है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना कि पद्माकर ने कही थी, है ना, और दौलत राव सिंधिया के दरबार में कही थी। तो इस तरीके से घुमा फिरा कर बात वहीं आती है, वहीं हमें याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है निम्नलिखित में से किस कवि ने सत्सई की रचना नहीं की, किस कवि ने सत्सई की रचना नहीं की, याद रखना नहीं की पूछा है यहाँ पर, है ना। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, जो न्यू व्यूवर्स है उनको मैं बता दूँ कि मेरे भाइयों आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं। अगर आप यूजीसी नेट या किसी स्टेट के टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो और आपको थोड़ा भी फायदा हो रहा है तो कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, मतलब कि सर ये सही है वो सही है, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आप चीज़ों को जागरूक है, लेकिन वो चीज़ें जो मैंने बताई थी वो सही थी, ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो जिन्होंने क्वेश्चन किया था, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि आप लोग कम से कम पूरा वीडियो देख कर क्वेश्चन के मतलब वीडियो के बाद कमेंट जरूर कर रहे हो कि सर ये सही है या गलत है, या मेरी गलतियों मतलब कुछ बता रहे हो, है ना। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि यार आप कुछ चीज़ों में एक्टिव हो, आप चीज़ों को ध्यान से देख रहे हो, ये चीजें हमारी आ रही है। तो इसमें क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, निम्नलिखित में से किस कवि ने सत्सई की रचना नहीं की। तो नहीं की में चिंतामणि ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने सत्सई की रचना नहीं की है। मतीराम ने की है, अमीरदास ने की है, और राम सहाय ने भी की है। चिंतामणि ने सत्सई की रचना तो नहीं की है, ये हमें देखना है, ठीक है। फिर आता है हमारा कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। यानी ये जो ग्रंथ है इनका सही अनुक्रम, यानी सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया और उसके बाद कौन आया, ये आपको बताना है। तो क्या सबसे पहले काव्य निर्णय आया, उसके बाद रसर रसर हर्ष्य आया, या जगत विनोद आया, या भाव विलास आया। फिर उस तरीके से भाव विलास काव्य निर्णय जगत विनोद या रसर हर्ष्य आया, या फिर भाव विलास काव्य निर्णय रसर हर्ष्य या जगत विनोद आया, या फिर रसर हर्ष्य भाव विलास काव्य निर्णय और जगत विनोद क्या आया। तो देखो सबसे पहले मुझे लग रहा है रस रहस्य आया है, उसके बाद भाव विलास आया था, फिर काव्य निर्णय आया था, और फिर जगत विनोद आया था। अब एक काम मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो बच्चों को मैं क्या करता हूँ कि जैसे कौन कवि रीति मुक्त का है, रीति सिद्ध का और रीतिबद्ध का है। पहले तो मैं उन कवियों को अलग अलग बच्चों को बता देता हूँ कि ये कवि है, फिर मैं बताता हूँ कि इन कवियों की ये रचनाएं और ये इस समय प्रकाशित हुई थी। तो ये प्रकाशन जब बताता हूँ तो बच्चे एकदम तिलमिला उठते हैं, और सर प्रकाशन भी याद करना है, ऑलरेडी आप रचनाएं इतनी दे रहे हो तो प्रकाशन कैसे याद होगा, यानी उनके ग्रंथों की रचना भी मतलब उनका कब प्रकाशित हुआ था ये भी याद करेंगे। मेरे भाइयों ये क्वेश्चन हमको मजा नहीं आता है देने को, आप लोगों जिनको मैं पढ़ाता हूँ
पेड क्लासेस में। तो देखो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि किसी 4-5 रचनाएं दे दी और उसने पूछा इनको काल से जमाई हुई है, इनके कालक्रम से जमाई। अब कालक्रम से तो तब जमा पाओगे ना जब याद होगा इनका काल। तो जब याद होगा तो डायरेक्ट बता दोगे कि यार रस रहस्य सबसे पहले आएगा, और अगर इतना सा भी याद हो गया तो पूरा आंसर सही कर दोगे इसमें, है ना। इसलिए ये चीज़ें मैं बताता हूँ, और इसलिए ही मेरा पढ़ाने का तरीका उसी तरीके से कि मैं कवियों को पहले उनके अलग अलग तरीके में मतलब उनके अलग अलग उसमें बांटता हूँ कि भाई कौन रीतिबद्ध का है, कौन रीति मुक्त का है, कौन रीति सिद्ध का है। फिर उनकी रचनाएं, और उनकी रचनाओं को भी मैं आपको वहाँ पर सन वाइज बताता हूँ कि ये पहले है ना। और सीधी सी बात है, आप इनकी रचनाओं को कम से कम कवि के द्वारा भी याद रख लोगे ना तो भी जमा दोगे, क्योंकि इनके जो ये रचनाएं यहाँ दे रखी है इनके कवियों का जन्म वर्ष बहुत डिफरेंस है ना। तो आप डायरेक्ट अनुमान लगा सकते हो कि यार पहले इन्होंने लिखी थी, बाद में इन्होंने लिखी होगी, बाद में इन्होंने लिखी होगी। इस तरीके से आपको पता चलेगा, और यही चीज़ें मैं आपको पेड क्लासेस में पढ़ाता हूँ बच्चों को। बाकी यहाँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट यूट्यूब पे भी मैं पढ़ाऊँगा। यही सारी चीज़ें दिसंबर के लिए अभी मैं कंटेंट भी यूट्यूब पे बच्चों के लिए पढ़ाऊँगा। तो न्यू व्यूअर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग, ठीक है। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? रीतिकाल में जो वीर काव्य लिखे गए थे उसकी प्रमुख विशेषता क्या? रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक थे। रासो काव्य आपको पता है कि आदिकाल में लिखा गया था ना, तो क्या उससे अधिक प्रामाणिक थे और वो वीर काव्य था। इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित था, या इसमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक था, या फिर किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया था। इसमें आपको बताना कि क्या इसमें किया गया था ना, किस तरीके से इसमें बताया गया था, आपको ये चीज़ें बताना है। तो मेरे देखो इसमें ये तो सही है कि रासो काव्य की अपेक्षा यहाँ के प्रामाणिक थे, क्योंकि यहाँ तक हमें थोड़ा सा चीज़ें मिलने लग गई थी कि भाई कब प्रकाशित हुआ था, कब नहीं हुआ था, और कौन राजा कब था। तो ये प्रामाणिक तो है ज़्यादा, है ना। फिर उसके बाद ये तत्कालीन इतिहास सुरक्षित भी हमें इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है, तो बी भी सही है। फिर उसके बाद हमें मिलता है कि इसमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक था, बिल्कुल नहीं था। मतलब ये अधिक था तो मतलब ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, नहीं था। तो ये अगर नहीं था तो आता तो सही होता, ये हमारे लिए गलत हो गया। अब किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया था, बिल्कुल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषता में ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर पंक्ति दे रखी है और उन पंक्तियों का कथन यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, हमको बताना है। द्रग उर्जत टूटत कटुम जुरत चतुर चित प्रीति पर तिगाटि दुर्जन ही दये नय यह रीति। इस उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है, क्या पंक्ति सही है? तो इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण किया गया है, बिल्कुल नहीं किया। मुझे कार्य कारण स्वाभाविक वर्णन का कोई ऐसा चित्रण यहाँ नहीं मिलता। इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, हाँ ये मुझे प्रेमी प्रेमिका का इसका वर्णन मिल रहा है कि द्रग उर्जत टूटत कटुम जूरत चतुर चित प्रीति, प्रीति है ना, तो यहाँ पर प्रेम की बात तो हो रही है। इसमें असंगति अलंकार है, बिल्कुल बात सही है। इसमें विषमता अलंकार है, गलत बात है। यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में हमारा 2 और 3 आ रहा है, तो 2 और 3 हमारा बी में आएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। चलो फिर आता है निम्नलिखित काव्य कृति को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ उनकी काव्य कृतियाँ हैं और एक तरफ उनके रचनाकार हैं, तो आपको उनके साथ सम्मिलित करना है ना। नीचे भी कुछ का दे रखा है, तो हम देखते कौन सा किसका आएगा। देखो सबसे पहले अलंकार प्रकाश, फिर है आनंद दर्पण, फिर है हमारा आनंद केली, फिर है हमारा नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ हमारा रत्नाजार है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अलंकार प्रकाश, तो अलंकार प्रकाश किसका है? अलंकार प्रकाश जो है हमारा भूषण का है। अलंकार प्रकाश सबको पता है भूषण का है, तो भूषण पहले नंबर पर जाएंगे। अगर ये इतने से ही हमारा आंसर बन रहा है तो हम लगा सकते हैं आंसर, बिल्कुल आंसर नंबर सी हमारा सही हो जाता है, क्योंकि पहले वाले पे हमारा भूषण आ रहा है और यही हमारा सही हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। आप बाकी याद ही मत रखो, अगर पहला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो पहले ऑप्शन से ही सोल्व हो रहा है। चलो बाकी बता देते फिर भी तुम लोगों को। फिर आ रहा है अलंकार दर्पण, अंग दर्पण। अंग दर्पण जो है वो रसलीन का है, बिल्कुल सही बात है। फिर है आलम केली, आलम केली किसका है? हमारा आलम केली आलम का है, नाम से ही महसूस हो रहा है आलम का है, तो ये आलम का है हमारा। और फिर हमारा नीचे क्या आंसर आता है?
रत्न हजारा, रत्न हजारा आपको पता है कि ये हमारा रस निधि का ही है, रस निधि का ही रत्न हजारा है, ये हमारा रत्न हजारा इसी का है। तो इस तरीके से हमारे आंसर सही हो जाएंगे, 5 1 2 4 है ना। तो ये देखो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर एक चीज़ देख लो, अगर वो आप देखो जो आपको याद है इन 4 में से ये तो पक्का है, एक तो याद होगा ना आपको, अलंकार प्रकाश भूषण का ये तो याद होगा। भूषण की रचनाएं तो मैंने कहा था कि इसको एकदम रट लेना, भूषण की कोई रचना नहीं छोड़ना है। तो अगर एक भी याद है आपको, एक भी, तो आप उससे ही क्वेश्चन सही कर सकते हो। और अधिकतर 99% क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से ही सोल्व होते हैं। ये जो कूट वाले क्वेश्चन आते हैं कि पूरे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन देख लो कि एक का क्या सही हो रहा है, फिर वो पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई सा भी आ रहा है, और वहां देख लो कि यार अगर मान लो तीसरे में दूसरा आ रहा है तो देख लो तीसरे नंबर पे दूसरा क्या आ रहा है, एक जगह ही मिलेगा आपको, लगा दो टिक इस तरीके से। सॉरी। तो ये जैसे सॉरी, सॉरी। चलो आगे देखते हैं। फिर से एक तरफ रचना, एक तरफ रचनाकार और एक तरफ रचनाएं दे रखी है ना कि कौन सी किसकी रचना है। तो देखो भाषा भूषण, अलंकार पंचाशिका, विष्णु पद कीर्तन और रस विलास, ये रचनाएं दे रखी है ना। चलो देखते हैं इनको भी किसकी क्या है। भाषा भूषण किसकी है? पद्माकर की है, मतीराम की नहीं है, जशवंत सिंह की। भाषा भूषण किसकी रचना है? जशवंत सिंह की। भाषा भूषण हमारी किसकी है? जशवंत सिंह की रचना है। भाषा भूषण जशवंत सिंह की रचना है, तो जशवंत सिंह हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा। क्या पहले में तीसरा आ रहा है क्या? ये देखो पहले में तीसरा एक ही जगह आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाता, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो फिर भी देख लेते हैं। दूसरे में हमारा पहला आएगा अलंकार पंचशिका किसकी? मतीराम की है, ये भी आप सभी को याद होगा। फिर आते हैं नीचे देखते हैं, फिर आता है आपका विष्णुपद कीर्तन। विष्णुपद कीर्तन जो है आपका किसका है? विष्णुपद कीर्तन आपका रस निधि का है, ठीक है भाई, ये भी सही है, रस निधि का है। और फिर आता है रस विलास। रस विलास जो है आपका चिंतामणि का ही है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी आपका सही है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है, और एक को सोल्व करने से सभी सही हो रहा है यहाँ पर, है ना। चलो रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियाँ आपको बताना है। क्या बताना है? रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियाँ आपको बताना है। नीचे ऑप्शन भी दिए हुए, नीचे ऑप्शन दिए कि पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा पांचवा, इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए ना। तो रीतिकालीन कवियों की 3 श्रेणियाँ आपको बताना। उद्भावक आचार्य, बिल्कुल सही बात है, उद्भावक आचार्य की श्रेणियाँ है रीतिकाल में। व्याख्याता आचार्य, बिल्कुल सही बात है, ये भी है। उद्गाता आचार्य, ये बिल्कुल नहीं है, गलत है। कवि शिक्षक, बिल्कुल सही बात है। तो पहला दूसरा और चौथा आ रहा है हमारा, पहला दूसरा चौथा कौन सा ऑप्शन में आ रहा है देख लो, पहला दूसरा चौथा पहले ऑप्शन में आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहला दूसरा चौथा ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, पहला दूसरा चौथा, ये हमारा सही हो जाता है। चलो अगला आता है, बाली को सपूत कपिकुल पुरहुत, रघुवीर जो को दूत भरी रूप विकराल को। ये पंक्ति कहाँ की पता है? जब देखो बाली को सपूत यानी बाली को पुत्र, बाली को सपूत यानी बाली को पुत्र, यानी जब अंगद रावण के सामने गया था भगवान राम का दूत बन के, तो ये पंक्ति वहाँ की है कि बाली को बाली को सपूत कपिकुल पुरहुत, रघुवीर जो को दूत, दूत यानी उनका संदेश बन लेके गया था, भरी रूप विकराल को। उपयुक्त पंक्ति काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है, ये आपको बताना है। तो ये मेरे भाई मैं बता दूं कि सेनापति जो है रीतिकाल के कवि है। तुलसीदास तो रीतिकाल के कवि नहीं है, केशवदास को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो नहीं मानते, लेकिन हाँ डॉक्टर नगेंद्र जरूर इनको रीतिकाल का कवि मानते हैं। तो हमारा क्या था? सेनापति का है। सेनापति की पंक्ति एक रचना, उसमें कहा गया था कि बाली को सपूत कपिकूत पुरहुत, रघुवीर जी को दूत भरे रूप विकराल को। ये वहाँ की पंक्तियाँ जब अंगद
भगवान राम का दूत बन के रावण के सामने गया था और उसने अपना पैर जमा के रखा था, तो ये विकराल को इस तरीके से वहाँ पर पूरी पंक्ति आई थी। चलो आगे आते, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, तो बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? मेरी बात सुनना, बिहारी के संदर्भ में यानी बिहारी के बारे में ये बात किसने कही ये बताना है आपको। नीचे क्या बात कही, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, एक विस्तृत वनस्थली, और मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। आपको पता है कि गुलदस्ते को हम चुन के बनाते हैं एक अच्छे तरीके से, और वनस्थली में तो भाई सब कुछ एक साथ मिक्स होता है ना, कहीं फूल है, कहीं कांटे, कहीं है, लेकिन गुलदस्ते में तो सब फूल और बड़े खूबसूरत फूल रखते हैं। तो बिहारी के संदर्भ में कथन किसने कहा था? तो ये बात कहने वाले हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर आता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बात सही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में मतलब के आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बात सही है, ये हमें बताना है। सॉरी। देखो, पहला, संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे, बिल्कुल सही बात है। रहीम जी तीनों, संस्कृत को भी, अरबी को और फारसी को, तीनों को जानते थे, ये बात सही है। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के थे, ये बात गलत है, हिंदी के भी थे भाई। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। इनकी सभा विद्वान और कवियों से सदा भरी होती थी, ये भी सही बात है। तो 1 3 4 तो सही हो गए। बाकी देखते, जब इनसे कोई कुछ मांगन आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता, ये गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर 1 3 और 4 हमारा सही है। 1 3 4 कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये सब बात किसके बारे में कही थी? रहीम जी के बारे में कही थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर आता निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की है? अब देखो, केशवदास की सारी रचनाएं मैंने आपको एक जगह लिखा दी थी, ये कौन सी और कौन सी नहीं है ना। तो रसिक प्रिया केशवदास की बिल्कुल है, अनुप्रास विनोद नहीं है, विज्ञान गीता इनकी है, और रस सागर इनकी नहीं है, यानी पहला और तीसरा इनकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे केशवदास की रचना है। केशवदास की सारी रचनाएं मैंने आप लोगों को लिखाई है यार, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं, और जब मैं लिखाता हूँ, जब बच्चे कहते हो अरे सर इतनी रचनाएं आपने इतने कवियों की लिखा दी, क्या यह आएगा क्या? अरे देख लो, अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, तुम्हारे सामने पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू आपके सामने, पीवाईक्यू को देखना भाई, ये एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। जब पढ़ाता हूँ तब बड़े आप लोग कहते हो, लेकिन जब पीवाईक्यू देखा ही नहीं ना, इसलिए अब मैं पहले टॉपिक से पहले पीवाईक्यू सोल्व करा रहा हूँ बच्चों को, है ना, कि भाई पहले पीवाईक्यू देख लो, उसके बाद हम बात करेंगे आगे की। तब तक बात नहीं करेंगे क्योंकि तुम लोग चीज़ों को करते ही नहीं हो सही से, है ना। तो पीवाईक्यू देखो, फिर टॉपिक पढ़ाएंगे, और फिर जब किसी ने कह दिया कि सर ये थोड़ी ना होता है, इतना क्यों पढ़ा रहे हो, फिर उसको थप्पड़ लगाएंगे हम खींच के, ठीक है। चलो न्यू व्यूअर्स आ जाओ, और यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग। चलो अगली पंक्ति क्या है? एक तरफ रचना और एक तरफ रचनाकार दिया है ना। काव्य प्रकाश, रसराज अभी बताया, देखो रसराज, रस विलास और रस सारांश किसकी है? काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश किसकी, ये बताओ सबसे पहले तो, काव्य प्रकाश किसकी है? काव्य प्रकाश किसकी है? अभी मैं बता के भी आया हूँ आपको कि काव्य प्रकाश जो है हमारी चिंतामणि की है। किसकी है? चिंतामणि की, पहला चिंतामणि की है। फिर क्या है हमारा? रसराज। रसराज रसराज किसकी रचना है? फिर ये बताओ। तो रसराज में मैं अभी बता के आया हूँ, मतीराम की है, मतीराम की है। रस विलास किसकी रचना है? रस विलास किसकी रचना है? देव की है, ये भी मैं बता के आया हूँ आपको। और फिर उसके बाद कौन सी रचना आ रही है हमारी? रस सारांश, ये भिखारी दास की है, तो ये भी मैं बता के आया हूँ। तो ये चारों रचनाएं मैंने बताई है आपको, देखो अच्छे से पता चलेगा। तो मेरे भाई सबसे पहले चौथा, फिर पांचवा, फिर पहला और फिर दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और हालांकि पहला और दूसरे को भी याद रहता, या पहला याद रहता तो भी आप क्वेश्चन को सही कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचना करो, उनके सही क्रम में बताइए। बताइए, जब हमने बताया था कि बेटा इनके जन्म वर्ष को याद कर लेना, तब कह रहे थे अरे सर इतने सारे कवि है हिंदी साहित्य के इतिहास में, कैसे याद करेंगे? तो मत करो,
किसका क्या जा रहा है, तुम्हारा जा रहा है। क्वेश्चन तो आते हैं, क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इन सब में सबसे पहले का जन्म किसका हुआ? तो यार देखो, कुछ याद ना हो ये याद होना चाहिए कि यार केशव दास सबसे पहले आए थे। क्यों आए थे? केशव दास सबसे पहले आए थे। अब केशव दास भी दो जगह आ गए, पहले और तीसरे ऑप्शन में। अब हमें देखना है कि केशव दास के बाद कौन आया था। तो मेरे भाई बिहारी आया था, केशव दास के बाद बिहारी आया था, फिर मतीराम आया और फिर खैरानंद आया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। ये मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के कहा था उस समय, पढ़ लो बेटा पढ़ लो। नहीं, नहीं पढ़ना सर हमको। क्यों पढ़ेंगे हम? नहीं पढ़ना सर हमको, नहीं पढ़ेंगे। मत पढ़ो भाई, किसने बोला पढ़ने की? मत पढ़ो, तुम्हारा नुकसान हो रहा है, मेरा क्या नुकसान हो रहा है। ये जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं को सही क्रम में बताना है। अब यहाँ पर रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। यहाँ पर क्या बताया? रचनाकार। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने। यहाँ पर क्या क्या कर दिया उसने कि उसने, अब समझना है यहाँ पर बिहारी, देखो हमने केशवदास के बाद बिहारी पढ़ा था, अब यहाँ पर केशवदास और बिहारी के बीच में सेनापति और भूषण को भी ले आया। और जब मैंने रीतिकाल बताया तब बकायदा आपको बताया है कि सबसे पहले केशवदास, उसके बाद सेनापति, फिर भूषण और फिर बिहारी। तो बिहारी तो हमारे सबसे बाद में मैंने बताया था आपको, है ना, कि तो बाद में आए थे, लेकिन उससे पहले सेनापति और भूषण आए थे। तो ये चीजें मैंने बताया था। अब उसने थोड़ा सा घुमा दिया। अब भी अगर आप केशवदास के बाद बिहारी लगाते तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता। इसलिए ऑप्शन नंबर डी अब हमारा सही हो जाएगा ना, कि केशवदास पहले, फिर सेनापति आए, फिर भूषण आए और फिर बिहारी आए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो मेरी तबीयत सही नहीं है, बाकी के क्वेश्चन हम कल सोल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर बताया ना, अगर आपको सही लग रहा है सारी चीज़ें। और न्यू व्यूअर्स है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों तक आपके जरूर शेयर करना। ये सब पीडीएफ कहाँ मिलेगी इन सब की? तो इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम का नाम है एनजे हिंदी अकेडमी। सर्च कर लो या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। इसका अगला पड़ाव कल देखें, मतलब अगला पार्ट कल देखेंगे। और बहुत जल्द हम हिंदी साहित्य के इतिहास के सारे ये चीज़ें ख़त्म करेंगे, ठीक है।